हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम चलाते हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें कहता है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चलाते थे। अब कुछ दिनों के लिए क्लासेस बंद हो गई थी, इसके लिए भाई सॉरी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। अब देखिए भाई, अब आगे से हम कंटिन्यू क्लास चलाएंगे। और देखिए, इसमें हमने ऐड किया कर दिया आपके लिए। देखो, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी। अब आपके चारों प्रैक्टिस सेट चलेंगे कंटिन्यू बेस पे। तो आ जाइए भाई टाइम से जल्दी से। और देखिए भाई, हमारी क्लासेस के लिए पहले तो आपको नोटिफिकेशन आपके लिए टेलीग्राम पे आई जाती है। टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। वहां से आपके लिए सभी को टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि क्लास कब स्टार्ट होती है। ठीक है भाई। और हाँ, जो भी हमने इसकी पीडीएफ जो कराते हैं पीडीएफ को इससे सॉल्व, उसकी अगर लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए पूरी, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको अगर हमारे ज्वाइन कर लेते हो तो टेलीग्राम से बहुत सारे डाटा को इकट्ठा कर सकते हो जो हम यहाँ पर कराते हैं। वहीं से आपको नोटिफिकेशन सभी प्रकार की मिलती रहती है। कब क्लास होती है, कब क्लास नहीं होती है, वहां से जाके आपको शेड्यूल भी मिलता है एक अच्छे से। वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है तो भाइयों, और देखो हम इसमें टाइम कम लेते हैं भाई। और टाइम को मद्देनजर रखते हुए भाई, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी को टाइम भी खराब नहीं करना है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप भी जानते हैं भाई। जीडी का तो आप कर ही ले जाओगे। आप फिर भी कहते हैं भाई करा देते हैं, चलो। और हम कराते हैं भाई लेटेस्ट और अपडेटेड में। जो भी कराया जाता है, जो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, उसे ही कराया जाता है। अब ये मान लो जीडी का प्रैक्टिस सेट अपने 21 फरवरी का स्टार्ट हो गया। तो आप देखिए 21 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। अब वो भी कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब उसकी जीडी की वैकेंसी आ रही है। तो उसके लिए हमने कराना पड़ रहा है। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट जीडी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। आइए भाई, देखिए ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट वाले में से चैप्टर में से लिया गया है। तो आइए देखते हैं, पहले करते हैं इस क्या कह रहा है। देखो, एसएससी जीडी मैथ 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट थर्ड। अगर भाई किसी ने दिया हो, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाया हो, तो आज देख लेना, वो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है ना। तो देखिए, आइए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है जी। यदि कुर्सी को 11 रुपये छूट के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप सीधा सीधा एक आपने रेशियो सुना होगा, देखिए भाई, क्या सीपी, एसपी एंड एमपी। देखो भाई, ये क्या होती हैं। देखो, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये होता है मार्केट प्राइस। हिंदी में आ जाइए, ये होता है आपका क्रय मूल्य, ये होता है आपका विक्रय मूल्य, ये होता है आपका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को आप कई नामों से भी जान सकते हो। ये इसके अंकित मूल्य कह दे, या सूची मूल्य कह दे, या कुछ भी कह सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आइए देखिए, हमसे क्या कह रहा है। देखो पहले तो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक। ठीक है जी। यदि कुर्सी को 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, ये कितने रुपए में बेचा है, 132 में बेचा है, इसको मार्क करो। यानी सेलिंग प्राइस हमारा आ चुका है 132। 132 में बेचा है, 11 रुपए की छूट दी है। अगर मैं 11 इसमें जोड़ देता हूँ तो 143। 143 की पड़ रही थी वो वस्तु। 143 की वस्तु थी, मैंने 11 रुपए की छूट दे दी, 132 में बेच दी। आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने कहा था, मैंने 11 रुपए की छूट दे दी भाई। 143 रुपये रखा, मैंने 11 की छूट दे दी। ठीक है भाई, 132 कर दिया। अब आगे आओ भाई। अब देखिए ये क्या करें, एक कुर्सी को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है ये। अब देखो 10% अधिक है ना, तो 10 से कर दो 11, या फिर देखो 10 से 11 कर लो, तब भी एक ही बात है। या फिर तो तुम 11 कर लो, 10 से 11 कर दिया। अब देखिए, हमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य है ना, तो 11 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए ये वाली। तो ये देखिए 143, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 11 बचे कितने, 3, तो 11 3 होते 33। 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका देखो सीपी एंड एमपी। जो कहा था मैंने, देखो क्या किया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर ये 10 है तो ये 11 है। 10% की कैसे लिखा मैंने, 10/100। देखो मैंने फ्रैक्शन में बनाया तो 1/10 आया। अगर मेरा 10 सीपी है तो 11 मेरा एमपी है। 11 मार्केट प्राइस दे रखा है। अब मेरे हिसाब से 11 बनना, उसके हिसाब से कितना, 143 बनना। मैंने का देखा तो 13 आया एक यूनिट वैल्यू।
तो 13 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो 130 रुपये क्या हो जाएगा इसका, सीपी हो जाएगा। 130 इसका सीपी हुआ। अब देखो छूट कैसे, अब देखो हमें निकालना है पर प्रॉफिट क्या बोल रहा है, तो लाभ कितना हुआ। देखिए अब तुम्हें बताइए भाई, 130 से 132 कर दिया आपने, 130 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 132 रुपए में से बेच दिया, तो बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट ले लिया, 2 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। कितने से लिया जाएगा, 130 से लिया जाएगा। जो भी होता है प्रॉफिट हो या लाभ हो या हानि हो, वो होता है आपका सीपी प्राइस, सीपी यानी क्रय मूल्य, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, कितने से हुआ है, 130 से हुआ है, इंटू 100। अब देखिए मैं जीरो जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये, 20/13, तो 13 एकम 13, बचे कितने, 7, पॉइंट लगाया, 13×5 = 65, बचे कितने आपके पास, 5, तो 13×3 = 39, तो ये कितने करीब चला जाएगा, प्रॉफिट में हो रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.53% लाभ हुआ इसको। तो भाई इस प्रकार से करना है। अब देखो ये आपके लिए बड़ा लग रहा होगा, भाई बड़ा मैंने इसलिए किया है, देखो अगर मैं आपके लिए डायरेक्ट भी बता सकता, 2/13, 20/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में, 1.53 मैं डायरेक्ट भी कर सकता, नहीं भाई मुझे आराम से खोल खोल के यहाँ पर भी एक एक स्टेप वाइज में करा के लेके आया हूँ मैं, आराम से। और इसको तो आप जानते ही हो कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अब देखिए आगे, आ गया ना भाई समझ में, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। देखिए क्या था, CPSPMP, अगर आप यहाँ से भी देखोगे ना, अगर इसको भी लिखा रहोगे 10 पर 13%, कितना 10% अधिक क्या है, तो ये इसमें ऐड कर दोगे तो यही आएगा। 130 मैंने सीपी मान लिया, और 130 को 10% अधिक कर दो, 11 में कर दो, ये निकल आएगा आपके पास, ये निकल आएगा। फिर से 11 का डिस्काउंट दे दो, 11 का डिस्काउंट दे दोगे, 132 में बेच दोगे। फिर देखना यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 रुपए का अंतर है, कितने से आएगा, 130 से आएगा। 100 किया, 20/100 काटापीटी करके लाए, तो हमारा ये फाइनल में ये आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हुआ। ठीक, आगे आ जाओ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। अच्छा जी देखिए, देखिए करते हैं। अम्ल यानी एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या दे रखा भाई, एसिड एंड वाटर का रेशियो दे रखा 7:4, तो 7:4 एसिड एंड वाटर का रेशियो। अब देखो यदि 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, देखो एसिड में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जो भी किया गया आपके लिए वो किया गया पानी में यानी वाटर में, वाटर चेंज हो जाए मगर एसिड चेंज नहीं होना चाहिए आपका। और जो बाद में अम्ल और पानी का अनुपात बन के कितना है, 7:5, ये लो 7:5। ठीक है भाई मेरे, अब देखिए ये बन के आया, हमें क्या दे रखा, देखो एसिड में कोई चेंज नहीं करना था, एसिड 7 था, 7 है, ये अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आपको एसिड को सेम करना होता, ठीक है ना। अब देखो इसमें सेम आ गया, तो भाई सेम रहने देते हैं। अब देखो जो भी छिड़कानी करी है, 2 लीटर पानी मिलाया तो इसका ये से मिलाएंगे, दो बराबर कितने के दे रखा है, सॉरी एक एक का अंतर आ रहा है यहाँ पे, एक का, एक का अंतर जो दे रखा है आपके 2 लीटर पानी के बराबर, 1/2। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कि अब देखो, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, कहीं पर भी कर सकते हो। एसिड कौन सा, ए है, 2 की मल्टीप्लाई में 7 कर दो, 2 × 7 कर दोगे कितना हो जाएगा, 14 लीटर अम्ल हो जाएगा। तो 14 लीटर क्या हो जाएगा भाई, एसिड यानी कि अम्ल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आया भाई समझ में, क्या था देखो, एसिड एंड वाटर 7:4 में दिया था, 7:5 में दूसरा लिख दिया है। जब हुआ था जब 2 लीटर पानी मिलाया था, एसिड समान रखना भाई, एसिड में कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो मैंने वाटर में छेड़खानी करी है, तो वाटर का चेंज हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनका रेशियो में इनका अंतर जो आया, एक का आया, जो मिलाया कितना, 2 का, 1/2 के, तो 1 यूनिट का मान 2 का लिख दिया। एसिड का मान चाहिए, 7 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, आपके सामने 14 लीटर एसिड आ चुका है आपके सामने। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। तो अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, 10,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित 4,641 यानी कि 464.1
रुपए है, प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर कितना है। तो बस आपको ये बताना है। अब देखो मैं इसका एक शॉर्ट कट बताऊं भाई। बिल्कुल। देखो करना क्या है आपके लिए। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये होता है आपका प्रिंसिपल। इधर लिखते हैं अमाउंट। क्या, इधर लिखना प्रिंसिपल, उधर लिखना अमाउंट। अगर मेरा 1,000 रुपये प्रिंसिपल है, 464 रुपये से ब्याज मिल गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1464। 1464.1। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट से हटाता हूँ, ये वाला मैंने पॉइंट हटा दिया, मैंने यहाँ लगा दी जीरो। यहाँ लगा दी भाई मेरे जीरो। अब देखिए ये कितना, 2 वर्ष है। देखो आप भी जानते हो, जब भी अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन करते हैं तो टाइम का आधा कर देते हैं, और सॉरी टाइम का दोगुना कर देते हैं, रेट का कर लेते हैं आधा। तो अगर मैं 2 वर्ष है तो 4 वर्ष लगा दिया। अब देखो इसमें कर दो, हमें 4 वर्ष का अंतर मान लो इसमें, 4 वर्ष का। अब देखो ये 10,000 किसका स्क्वायर होता है, तो आपके लिए बताना है। ये 10 की पावर 4 का मान है, ये 11 की पावर 4 का मान होता है। आपने भी किया होगा। तो देखो, तो ये अब 10 × 11, ये रेशियो बन क्या रहा है, कितना हो रहा है, 1 का अंतर कितने से, 10 से। इंटू किया मैंने 100 से, कितना आ जाएगा भाई मेरे, 10। 10%। लेकिन हमने जो किया था ना, अब 2 की इसमें कर देनी आपको मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये कर दी मैंने 2 की मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपका प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज, प्रति वर्ष। तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20%। ये होगी आपकी प्रति वर्ष की। ठीक है ना, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर भाई मेरे, अगर होता इसमें 10% भी, आप उसे करेक्ट मान के उसे आगे बढ़ जाते। नहीं भाई, आपसे पूछा है प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर। आपने क्या था, अर्धवार्षिक पे हमें लेके आया, अर्धवार्षिक की आई थी, ये वार्षिक की आ जाएगी 20%। ठीक है भाई मेरे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। देखो ये 1464 कहाँ से आया, ये आया भाई, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट में क्या कर दिया, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सीआई दोनों को ऐड किया, तब जाके मेरा ये अमाउंट बना। ठीक है ना, तब इनके प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो रेशियो निकलता है भाई, वो निकलता है इनके 1/4। और ये कितना बन गया था, 10 की पावर के मान का होता 4, ये 11 की पावर 4 का मान है। इनका लगा रहा है 1 का। 4 क्यों लगा रहा, क्योंकि भाई 4 कर देंगे, टाइम को डबल कर लिया हमने। तो इस प्रकार से इसको शॉर्ट तरीके से इस प्रकार से कर सकती हो। ठीक, आगे आ जाओ भाई। इसे देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 120 रुपये है। सीपी एंड एसपी के बीच का अंतर कितना है, 120 रुपये का। ठीक है जी। यदि लाभ प्रतिशत कितना होता है, 10% का, तो विक्रय मूल्य क्या कीजिए। अच्छा देखो 10% में लाभ हुआ ना, 10 की चीज को मैंने 11 में बेचा है, यानी कि सीपी एंड एसपी। अगर मेरी 10 रुपये थी तो उसे मैंने बेचा था 11 में, तभी तो मुझे 10% का लाभ हुआ है। ठीक है जी। मेरे हिसाब से इनका अंतर आया 1 का। वो कितने का बता रहा भाई साहब, 120 रुपये का अंतर, 120 के अंतर, 1 = 120 के आज का। तो विक्रय मूल्य कौन सा, विक्रय मूल्य ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 12 × 11 करते हैं तो आप भी जानते हैं भाई 132 आता है, यानी कि 1320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा भाई, 12 × 12, 12 × 12 और 1 13। आ गया आपके सामने 1320 इसका करेक्ट आंसर। तो बताइए भाई, इसमें भी किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है। देखो 10 से 11 प्रॉफिट था मेरा, प्रॉफिट कर दिया। अगर लॉस होता तो मैं लॉस करता, फिर 10 से 9 करता, 1 का अंतर आता, 120 पे आता, फिर कितना एस पे पूछता, 12 × 108, यानी कि 1080 आपका करेक्ट आंसर होता है फिर उस टाइम। ठीक है ना, आ जाओ तो। इसे देखिए भाई, किसी संख्या का, मैंने मान लिया कोई संख्या होगी, चलो मानो आपकी संख्या एक्स ही, 27% उसी संख्या के 13% थे, 56 अधिक है, संख्या का मान कितना होगा। अब देखो भाई, इसको तो शॉर्ट में बताऊंगा भाई, मेरा काम भाई आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट करके बताना है। ये भी नहीं कि इतना शॉर्ट कर दें कि आपकी भी पढ़ने नहीं पड़े। मुझे भाई एक एक डिजिट को आपके सामने बताना कि कैसे हुआ, कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे डिवाइड किया। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो मैंने कोई संख्या 27, 27 और 13 का ही प्रतिशत होती कितना अधिक है, 56 अधिक है। अगर मैं देखता हूँ भाई मेरे 27 × 13, अगर मैं इस प्रकार से देखता हूँ तो ये 14 आ रहा है, 14 आ रहा है।
14 का रेशियो दे रखा, 56 के अंतर अधिक है। हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 14 का अंतर आ रहा है, उसके हिसाब से 56 अधिक है। एक बराबर कितने के? 4 के। 1% का मान 4 लिख रहा है। 100% का मान निकालना आपके लिए, 100% जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके लिए लिख रहा है 400। तो भाई मेरे 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। आया किसी के समझ में? क्या आया भाई? कि देखो कोई संख्या मैंने एक्स मान ली, कुछ भी कर लो एक्स, एक्स को भी छोड़ो, दुनियादारी को भी छोड़ो, सीधा जो कह रहा है 27% और 13%, इनके प्रतिशत मैंने प्रतिशत को प्रतिशत में रखा, 14% का अंतर आया हमारे हिसाब से। उसके हिसाब से बता रहा 56 का अधिक है, 1 यूनिट बराबर लिख रहा मैं 4 के, तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 400। तो 400 आ जाएगा, उस संख्या का मान क्या था? 400 था। अगर आपको सिंपल से आराम से करना है तो आराम से भी उसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ फिर आगे। अब देखिए इसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले में क्वेश्चन, कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़ी है। यानी कि ये मान लो एक ये पुल है, ये पुल है, ये आपकी पटरी हो गई, स्टार्टिंग किनारा है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 900, 900 दे रखा है। एक तरफ से 10 मीटर प्रति घंटे मिनट और दूसरी तरफ से 8 मीटर प्रति की मिनट से। देखो एक तरफ से तो 10 की थे और एक तरफ से गया 8 की थे, और दोनों एक तरफ आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से चल रहे हैं। अब देखो ये इसकी स्पीड इनकी कैसी होगी? स्पीड इनकी ऐड होगी, क्योंकि भाई अगर मान लो एक चीज इधर से आ रही, एक चीज इधर से आ रही, जल्दी मिल जाएंगे। अगर मान लो कि अगर दोनों ही एक स्पीड में चलते हैं तो भाई उनकी स्पीड तो घटती है। आपने भी देखा होगा कि समान डिस्टेंस में, यानी कि एक ही दिशा में चलती है जब भी कोई वस्तु है, यानी कि या रेलगाड़ी मान लो, रेलगाड़ी या रेलगाड़ी हो, या फिर बस ट्रक हो, दोनों हो, या कार मोटरसाइकिल हो, दोनों अगर एक ही दिशा में चलने तो उनकी स्पीड तो घट जाएगी। आप भी देखोगे तो भाई एक तरफ से जाते हो तो साइकिल से जाते, मोटरसाइकिल से जाते होंगे, तो वो अगर अपनी बराबर वाली जो गाड़ी चलती है जो बराबर में, वो थोड़ी धीमे जाती हुई देखी होगी आपने। अगर उसी प्रकार से जब दूसरी जो सामने से आती है और हम इधर से चलते हैं, 50 की थी हमारे जा रहे हो, 50 की थी वो पल्ली उधर वाली आ रही है, तो वो एकदम ऐसी खिंची जाएंगे ना धड़ाक से दिना, यानी 100% की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की लग जाएगी उनमें, क्योंकि ये भी गई सांस है इतना, ये भी आई सांस है इतना, तो उनमें जुड़ जाती है। अगर वो आपके बराबर में है कि चल रही है, 50 की थी वो चल रही है, वो 60 की चल रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाएगी, बस 10 का अंतर आएगा उसमें। हमारा निकालना ये स्पीड से इंक्लूड करके। अब देखो 8 मिनट और 10 मिनट, 18 मीटर, 18 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से जा रही है, 900 मीटर की दूरी है, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई मेरे? 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा? 50। देखो 50 आ चुका, अब 50 मिनट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 50 मिनट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई मेरे, मिनट में लगा दिया मैंने। अगर आपसे देखो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड बराबर होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने सुना भी होगा, फेमस भी फॉर्मूला, काफी ज्यादा पॉपुलर भी चलता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ठीक, आया किसी की समझ में भाई? आराम से करना, शिद्दत से करना, आ जाएगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन क्या करा भाई, ये आपके सामने आ चुका है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज वाला है, तो ठीक है, समकोण त्रिभुज वाले में चलो ठीक है, मेंसुरेशन में करते हैं इसे। कि समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसकी 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज। अच्छा पहले तो आप बताइए समकोण त्रिभुज होता कैसा? समकोण त्रिभुज भी आप भी जानते होंगे, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें देखो ये कितने का एंगल होता है? ये होता है 90 डिग्री का। आप भी देखोगे भाई एकदम खड़ी, यानी कि आप देखोगे अगर जैसे मान लो कि टाइम है कोई, अगर 3 बज करेक्ट 3 बज रहे हैं, तो वहां पे बनता है आपका 90 डिग्री का, 3 बजे करेक्ट, यानी कि ये मेरी सुई 3 पे होगी, ये मेरी 12 पे होगी, इस प्रकार से भी ले सकते हो। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और जो 90 डिग्री के एंगल के जो सामने होता है वो ये आपकी सबसे भुजा लंबी होती है। आप देख सकते हो भाई, देखो ये और ये, अगर मैं इसे को गिरा के लाऊं यहाँ से यूं करके लाऊं,
तो ये करीब करीब यहाँ तक आ पाएगी, और ये भी करीब करीब यहाँ पे कि आस पास में यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये भुजा आपकी सबसे बड़ी है, जितनी जो भी होती है एंगल के सामने की वो सबसे बड़ी बड़ी भुजा होती है, जिसे कहते हैं आप कर्ण वाली। कर्ण कितना हमारा सबसे लंबी भुजा है 17, ये मेरी 17 है, जिसे आप कहते होंगे भाई कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, देखो ये होती है आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट, ये होती है आपकी आधार, ठीक है भाई मेरे, ये होता है आधार। एच कितना दे रखा है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखिए आधार निकालना आपके लिए, आपने भी देखा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस प्रकार से करते भाई। अब देखो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 17 17 कितने होते 289, देखो कर्ण की जगह मैंने 17 लिखा, 17 का स्क्वायर किया 289 किया। आधार आधार रखिए, मैंने आधार यों का त्यों लिख दिया, आधार का स्क्वायर लिख दिया प्लस एल यानी लंब, लंब से कह दो या हाइट से कह दो, बात एक ही भाई। अब इसमें एल दे रखी है तो भाई मैं एल से इसे डोनेट करके दिखा देता हूँ, देखो ये एल है, एल का मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225, 15 15 कितने होते हैं 225। अब देखो 225 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 में 5 के 4, 8 में 2 के 6, ठीक है भाई। आधार का स्क्वायर आ गया और ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ए का मान आ गया आपका 8, यानी आधार का मान यहाँ पे आ चुका आपका 8। अब बताइए क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपके लिए। अब देखिए कैसे करोगे, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का आराम से फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू एल, आधार इंटू एल, ये आपके समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है। ये देख सकते हो भाई इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन उसने पहले कह दिया कि भाई के समकोण त्रिभुज है। आप ये भी मान सकते हो कि इसको वहां से भी कर सकते हो जो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है, हीरोज फॉर्मूला लगा के पहले इसमें एस सेमी पेरीमीटर लगा लेंगे, सभी भुजाओं को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वो निकल जाएगा एस। फिर अंडर रूट लगा, फिर एरिया लगाना, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया के लिए अंडर रूट लगाना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस प्रकार से इन एंगलों को घटा के वो आपका एरिया निकल आता है। अब आपने समकोण कह दिया है तो आपको डायरेक्ट ही कर लेना है। तो ए बराबर देखो ए का मान 1/2 इंटू ए कितना है 8, मैंने 8 लिख दिया भाई मेरे, इंटू एल कितना है 15, ये 15 लिख दिया। 2 से कट किया करूंगा मैं इसे, क्या कट जाएगा 2 से कटेगा ये 4 बार, और 15 चौके होते हैं आपके 60, कितना होता है भाई मेरे 15 चौके 60, तो 60 इसका करेक्ट आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो भाई जब भी होता है भाई आप निकालते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किसमें क्षेत्रफल जो भी होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। देखो ये आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ऊपर लगेंगे भाई, गलती से नीचे आ गए हैं, इनके लिए सॉरी, थोड़े ऊपर से नीचे आ गए, कोई नहीं भाई, आप भी जानते हो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो बस इसका ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताओ भाई इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो आराम से करो भाई, कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, जीडी का पेपर दे रहे हो भाई, कोई ऐसा बड़ा तोप नहीं मार रहे हो, आराम से कर ले जाओगे ना, ठीक है ना। ये देखिए भाई क्या कह रहा है कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, यानी कि 32% की हानि पर 306 में बेचा गया है, यानी कि अगर मैं देखूं तो कितने में बेचा हुआ 32 का तो हानि हुई, यानी 68 में बेचा गया हो, 68% की वैल्यू दे रखी है 306, तो पंखे का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू आपसे बूझी है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे सीधा, लो भाई देखो 306, 32 माइनस कर दिया 68 हो गया, इंटू 100, 100 लगा दिया, 17 चौके 68, 17 एकन 17 और 17 मट्ठे 136, 4 से काटा 25 बार,
और 18 25 अट्ठे 200, 25 एक 25 और 25 और 20 45। तो 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए भाई इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। देखो क्या था, 306 रुपये था, इंटू 100 कर दिया मैंने क्रय मूल्य निकालने के लिए। 32% की हानि हो रही थी ना, मैंने हानि कर दी, 100 में से 32 कम कर दिए, 68 कर दिया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% वैल्यू निकाल दी, आपका लिख आएगा क्रय मूल्य। आया भाई समझ में? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे करिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब देखो भाई, आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं यहीं पर बताता हूँ। 11 के क्या, मैं 2 3 4 और 5 के इनके अच्छे से बताता हूँ, आपके लिए खोल के बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल कैसे होते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 2 का कहता है भाई, लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है तो आपका सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लो लास्ट 1 डिजिट करनी है, मैं लिख देता हूं LAST, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, आप समझ लो भाई इस प्रकार से ये डिवाइड है बाई 2 है। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट सिंगल डिजिट यानी एक डिजिट अगर आपकी हो 4 से डिवाइड करना हो तो 2 की जगह लास्ट 2 डिजिट कर लेना, लास्ट 1 डिजिट यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर इसको यो का तो रहने दो, इसे यो रख दो, इसे रख दो यो, और इसे रख दो बराबर 2 3 4 कर दो, ये हो गया। 8 का कह दो, 8 का कर दो भाई, 8 के लिए क्या, लास्ट को यो के तो रख दो, लास्ट के लिए 3 कर दो, फिर कर दो बराबर 4 कर दो, सॉरी 4 है ना, हाँ 8 हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, साफ से लिख देता हूँ 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो भी होंगे, 2 का 4 8, अब दो मैं यहाँ पे देख दूँ 16, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट बराबर 16, इसी प्रकार से आप आगे की साइकिल की तरफ चलते जाएंगे। अब देखो मैं अगला और बताता हूँ, देखो 2 का डिवाइड हो गया, 3 का कहता है, 3 का भी देखो, 3 का 6 का 9 का, 3 6 9, 3 6 9, 3 का डिवाइड बाई डिविजिबिलिटी रूल कहता है भाई, अब वो नंबर डिवाइड होगा 3 से जिनका योग 3 से डिवाइड होगा। कैसे भाई? जैसे मान लो 1 5 6 3 2 1, ये नंबर लिख दिया भाई 15,623, ये देखना आपको 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको क्या करना भाई, 3 से अगर योग बन जाए 3 से कट जाए, उनका योग 3 से कट जाए तो खत्म कर दो। देखो मैं 3 से 3 खत्म कर देता हूँ इसे, मतलब सॉरी 6 3 का कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 2 और 1 3 खत्म हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से मैं एक नंबर और लेता हूँ, 15 16 56, क्या लिख दिया भाई ये, चलो इसे ही देखते हैं, ये 3 से डिवाइड होता है ये नहीं होता है, इसे चेक करते हैं। देखो 5 और 1 6, 6 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 3 से डिवाइड है। अगर आपको पूरा योग करना है पूरा भी कर लो, 5 और 1 6, 6 तिया 6 चक 24, 24 24 3 से डिवाइड होता है 8 का, इस प्रकार से ये खत्म हो जाएगा सारा, यानी कि 3 से डिवाइड है भाई, बस ये चेक होता है इससे। ठीक है ना? तो 3 का डिवाइड समझ लेंगे भाई, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई, अगर 3 से हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। योग होना चाहिए, नंबर जो भी होते हैं योग, अगर जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर उनका योग 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार 6 से, 6 के लिए कौन कौन सा रूल लगेगा, 6 में लगा देना भाई आपके लिए 3 एंड 2 का, 3 और 6 का लगा देना, सॉरी 3 और 2 का। अगर वो नंबर पहले तो इसे जोड़ के देख लो, जोड़ के क्या, पहले तो इसे सबसे आसान वाला देखना, लास्ट की सिंगल डिजिट अगर 1 से 2 से डिवाइड है रही है, सारा नंबर डिवाइड, अगर योग आपका 3 से डिवाइड होगा सारा नंबर डिवाइड,
अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं पास हुई तो वो नंबर पूरा कटेगा नहीं। ये देख लो, नौ का भी तीन की तरह ही है समान। बिल्कुल भाई। अगर आपके लिए योग योग नौ से कट करना है, अब मैंने वहां पर तीन तीन का करना था, तीन का पेयर में तीन तीन खत्म कर लिया था। अब मुझे नौ से पहले कोई कट नहीं करना है। जैसे कि मान लो 5 6 3 2 1, मैं इसे 6 खत्म नहीं करूंगा, नहीं करूंगा भाई, क्योंकि इसमें 9 कटेगा नहीं इससे। 6 और 3 9, ये दोनों एक साथ काटेंगे। 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि ये नंबर नहीं कटा आपका, 9 से नहीं कटा ये। मैंने एक और नंबर लिया, 4 6 4 1, 4 6 10, 10 और 5 होते 15, और 15 और 3 कर देते 18। ये आपका 9 से डिवाइड है। सिंगल सिंगल भी काट सकते हैं, देखो 6 और 3 9 खत्म, 4 और 4 8 और 1 9 खत्म, ये तीनों नंबर खत्म, यानी कि ये नंबर 4 6 4 1 3, ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का। अब देखो 5 का करते हैं भाई। 5 की में क्या कहता है, इसे क्लीन ऑल करते हैं हम। तो देखो 5 का क्या कहता है भाई, लास्ट की सिंगल डिजिट, अगर लास्ट की सिंगल डिजिट अगर 5 से डिवाइड है तो वो सारा नंबर हो जाएगा डिवाइड। लास्ट की 1 डिजिट, जैसे मानो 25 56 5, ये 5 से डिवाइड है या नहीं है, लास्ट में जाना देखना। अगर ये 5 डिवाइड है इससे तो भाई डिवाइड है, ये नंबर पूरा डिवाइड है। अगर यहाँ पर कर दिया मैंने 6, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना भाई, 5 का समझिए भाई। इसी प्रकार 5 का, और ये आपने 2 का, 5 और 2 एक साथ ही ऐसे होते हैं नंबर जिनमें देखो 5, 5 का 25 25, 5 का 25 ही रख लो बस। आप देख सकते हो 25 में क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए डिवाइड। 125 में आपका, 125 में 5 का क्यूब होता है, उसी प्रकार मैंने 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 लिखा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 लिखा मैंने, 4 डिजिट करवाई थी। अब इसमें लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 555। अगर इस प्रकार से है तो ये डिवाइड नहीं है। अगर पीछे आपका 125 है, आगे कोई भी नंबर लिख दो, 8 7 5 3 2 1, ये डिवाइड है भाई 25 से। 125 से भी है, 25 से भी है, 5 से भी है। जो नंबर 125 से हो गया वो आपके किसी न किसी मल्टीपल से भी हो ही जाता। ठीक है भाई मेरे। तो ये 5 25 हो गया। देखिए भाई मेरे, मैंने क्या क्या करा दिया, 2 का करा दिया, 3 का करा दिया, 4 का करा दिया, 5 का करा दिया, 6 का करा दिया, 7 का सीधा सीधा आपके लिए देना भाई, 7 में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं करा जाएगा। 7 को अगर मैं बताऊंगा तो भाई वो भी आपके लिए बड़ा पड़ेगा, आप सीधा उसे 7 से डिवाइड दे के देख लेना। 7 8 9, देखो मैंने ये नहीं कराया है, इसे आप खुद करेंगे। खुद क्या करूंगे भाई, इससे तो देना ही पड़ता है, इसका कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं आराम से करवा सकूं। वो सादा उससे अच्छा है ना, वो बताता ट्रिक वाला, वो भाई गलत है। आप ये मान लो कि आपको उससे अच्छा, तो आप कर ले जाओगे। उस लंबे वाले फॉर्मूले में मत पड़ो, इसे साथ में अपने करना है। देखो मैंने 2 का करवा दिया, 3 का करवा दिया, 4 का करवा दिया, 5 का भी करवा दिया। 6 में कैसे करा, 2 × 3 करके किया है। 7 का वो करा करोगे आप खुद। 8 का करा दिया, 9 का करा दिया, इन मैंने नंबरों के करा दिए। 10 का तो आप जानती हो, लास्ट डिजिट में 0 होगी तो 10 डिवाइड। ठीक है, 10 में अब इस प्रकार देखो 11। अब आया देखो आपका क्वेश्चन वाला 11। देखो 10 का तो आप सीधे यहाँ पे 2 × 5 भी देख सकते हो। अब आई बात 11 की, मैं यहाँ लिखता हूँ 11। 11 को क्या करते हैं, 11 में होता अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबरों का योग जो होता है उनका अंतर, योग नहीं अंतर करना आपके लिए, जब उनके अल्टरनेट जो सम संख्या कर लो या विषम संख्या कह देते हैं वो नहीं है, आप सीधा कह दो अल्टरनेट। जैसे कि मान लो 5 7 6 3 2 1, ये नंबर है मेरा। ये देखना आपको 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो पहले क्या करता हूं मैं, इस प्रकार से अल्टरनेट का बनाया मैंने। 5 और 6 11, 11 2 13, ऊपर तो लिख दिया मैंने 13। 7 और 6 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये आया 11। इनका देखो अंतर,
इनका अंतर अगर 11 से डिवाइड है तो वो होगा या तो जीरो बने या तो कोई 11 का मल्टीप्लाई बने। 13 में से 11 के दो बच रहे हैं, यानी कि डिवाइड नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखते हो, ये तो है ही नहीं है, ये मान लो नंबर, ये 11 से डिवाइड नहीं है। कोई ऐसा नंबर देखते हैं भाई जो 11 से डिवाइड हो। तो देखिए मैं करता हूँ, 5 7 6 3 2 5 8। देखता हूँ, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 8 कितने होते हैं भाई मेरे? 21। 21 हुए मेरे यहाँ से निकल के, 21। 7 और 3 10 और 5 15, 15 और आपके 15 यहाँ पे लिख देता हूँ एक 6 का, 15 6 21, ये भी 21, यानी कि अंतर आया जीरो का। ये नंबर डिवाइड है 11 से। ठीक है भाई मेरे, ये नंबर 11 से डिवाइड है, या तो आपका जीरो आए या आपका कोई 11 का मल्टीपल आए, तो वो आपका 11 का डिविजिबिलिटी होगा। 11 का हो गया, 11 का समझ गए भाई। 12 में क्या करना, 3 और 4 का लगा दोगे सीधा भाई, 12 में 3 और 4 का लगा दोगे। 13 का आपको करना है, 14 का आप कर ही लोगे, 2 का और 7 का खुद देगे। अब देखो 14 15, 15 में क्या 5 और 3 का देख लो भाई सीधा सीधा, 15 16 आए, 16 में आपको मैंने करा दिया भाई। तो इस प्रकार से आपको बस इतने ही देखने हैं, ज्यादा की देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो 11 से विभाज्य है, मैंने क्या कहा भाई, अल्टरनेट पदों का योग। अगर आपसे 11 या तो जीरो बन जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल बन जाए, तो वो आपको 11 से डिवाइड होगा। देखो 8 और 6 14, मैंने लिख दिया ऊपर 14, इस प्रकार से बनाना, 9 और 5 14, यानी कि ये भी 14। अंतर आया जीरो का, है ये 11 से डिवाइड, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खाली एक ही पूछा 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए देखते हैं। देखो 9 और 6 15, ये होता 15, 4 और 1 5, ये हुआ 5, कितने का अंतर आया 10 का, नहीं हो पाएगा भाई। 4 और 5 9, 8 और 7 15, ये 15, कितने का अंतर 6 का अंतर, नहीं हुआ। 8 और 6 14, 8 और 6 हो गए 14, 9 और 2 11, ठीक है भाई, कितने का अंतर 3 का अंतर, ये भी नहीं हुआ। कोई सा भी नंबर इनमें से नहीं होगा भाई, जब ये पहले कह दिया उसने एक ही नंबर डिवाइड है तो वो एक ही नंबर होगा। ठीक है, इसे खाम खाम के क्यों लिखवा रही है भाई। तो देखो 8 और 6 14, 9 और 5 14, अंतर जीरो का यानी डिवाइड है 11 से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ना कि सेकंड, मान लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम। इसे देखो भाई, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है। मैंने देखो SI, सीमा एक काम, किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अंजलि उसी कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी कार्य को 180 दिनों में कर सकती है। कौन? सोनिया। सोनिया उसी कार्य को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। इनका बताना भाई आपको पहले एलसीएम, एलसीएम लेना भाई। एलसीएम आ रहा भाई 720, देखिए 0 0 12 सिंह 72, जीरो ये काट जाएगा आपका 5 बार, 18 चौक 72, ये आपका आ गया। अब देखिए क्या, जब भी आपको ने देखा होगा भाई, सैलरी जो भी इनकम मिलती है आपको आपकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के आधार पे मिलती है, ना कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है। आप जितना ज्यादा काम करते हो उतने आपको पैसे मिलते हैं। आपने भी देखा होगा भाई, कोई काम है, हमें ये काम कराना भाई, ये काम करने के इतने रुपए देंगे भाई, जो ज्यादा स्पीड से करेगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो हाल वो आराम से करेगा उसे कम पैसे मिलते हैं। ठीक है,
तो देखो एफिशिएंसी की ली मैंने, 4 और 6 10 और 5 15, 15 के एफिशिएंसी थे, इनको बांटेंगे कितने, 3300 रुपये। हमें निकालना किसका है बताओ भाई, निकालने का ये अंजलि की, अंजलि कितना, 5, यानी अंजलि का चाहिए हमें 3300 डिवाइड 15, निकालना है आपको अंजलि से। तो अंजलि का मान निकाल लेते हैं। हम देखते हैं 5 3 15, 3 से काटा मैंने 11 बार, 11 से इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई मेरे, तो 11 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। तो बताइए भाई इसमें किसी को दिक्कत आई हुई तो। अब देखो भाई ये आज का आपके सामने एचसीएफ एंड एलसीएम वाली क्वेश्चन चैप्टर से। तो देखो ये क्या कह रहा भाई, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ यानी हिंदी में तो आप कर नहीं पाती हो, यानी महत्तम समापवर्तक कहता है और लघुत्तम समापवर्तक कहता है। आप भाई इसमें कंफ्यूजन होने से बचना है। तो आप देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है भाई सबसे बड़े से बड़ा नंबर। ये मान लो भाई बड़े से बड़ा में, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क लिखा रहा, टाइम एंड वर्क में हमें वो नंबर देखना पड़ता है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए, ऐसा ही ढूंढती है। तो वो होता है आपका एलसीएम, एलसीएम ज्यादा मान लो, और एचसीएफ कम होता है, एचसीएफ यानी कम से कम होगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको पूरे को डिवाइड कर सके, वो आपके लिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए 2 की पावर 3 आपके लिए निकालना कम से कम वाला, कम से कम। यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ की पर 2 की पावर 4, कम कौन है, 2 की पावर 3। 2 की पावर एचसीएफ निकालने की कह रहे हो भाई, कह रहे हैं आप, तो एचसीएफ, तो 2 की पावर 3, 3 का में इंटू 3 की पावर 5, यहाँ पे 3 की पावर 6, 3 की पावर 5 का में तो 3 की पावर 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, ये इसका होगा। अगर आपसे कह दिया एलसीएम, एक एडवांस का कह दूं भाई, ये तो यहाँ तक हो चुका आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब देखो मैं एक नया एडिशनल करवाता हूँ भाई इसमें ही, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 लिखूंगा मैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, तो हमें 3 की पावर 6 बार लिखूंगा मैं, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 4 कोई सेम ऑप्शन में भी नहीं है, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है आपका एलसीएम। समझे भाई, ये जो बताया भाई ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, ये आपका आंसर था, मैंने इसको करा दिया यहाँ पर। ये आपको बताना एलसीएम, एलसीएम पूछे तो ऐसे करना आपके लिए। ठीक है, हर तरीके से तैयार रहना भाई, ये नहीं है आज एलसीएम पूछा, एचसीएफ पूछा, कल को एलसीएम भी पूछ सकता है, 2 पद ना दे के 3 पद भी दे सकता है, आपको तैयार रहना भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु को 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो ये आपको बताना है। देखो 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। मैं 2 की छूट दे देता हूँ 5 में से, तो 5 की चीज को मैं 3 में बेच देता हूँ, ये आपका होता है एमपी, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, 50% की, फिर 50 की चीज 2 से 1 में कर दिया मैंने, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए, छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 204 रुपये दे रखा है। 1 यूनिट बराबर 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 10 का मान पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 680, इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। ठीक है भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो बताइए इसमें भी किसी को दिक्कत परेशानी हुई। और हाँ, आप कह रहे होंगे भाई आप उससे भी कर सकते हैं, भाई महात्मा करा देता, करा देता, लेकिन आपसे ये पूछिए ना कि आपसे एमपी पूछना लगाना है, छूट दे रखी, छूट के बाद इतने में बेचा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ज्यादा का फिजूल का खर्चा ना उठाएं, आराम से वही करें जो आपको बताया जा रहा है। इससे शॉर्ट में और इससे अच्छे में तरीका कहीं नहीं मिल सकता भाई, मैं बता रहा हूँ। ये देखो भाई क्या कह रहा है,
एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं। कितने छात्र हैं भाई? 560 तो टोटल छात्र हैं, ठीक है जी। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा 13:15। यदि 40 लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल जाता है, यानी कि 40 लड़के और एंट्री कर लेते हैं उस स्कूल में, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, नया अनुपात कितना होगा? नया। तो आइए देखते हैं। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा? 13:15। 13:15। 15 13 कितने होते हैं? 28। 28 की वैल्यू दे रखी 560 अभी फिलहाल में। 28 दूनी 56। दोगे यहाँ 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 दूनी 26। 260 बॉय और 15 दूनी 30, यानी कि 300 लड़के। यहाँ तक का आपका हो गया काम खत्म। कहाँ तक का हो गया भाई मेरे? यहाँ तक का। अब 40 लड़कों को और दाखिला देते इसमें, 40 इसमें जोड़ देंगे हम, यहाँ पर दे देते हैं, इसमें एंट्री करा देती हैं। और लड़कियों में कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, जो भी जितनी भी लड़कियां हैं उतनी लड़कियां रखी जाती हैं। ठीक है भाई मेरे? 300 और ये 300 ही लड़कियां अब तुम बताओ, 300 से 300 खत्म, यानी 1:1 में हो चुका है। अब लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ठीक है भाई मेरे, आया होगा समझ में किस प्रकार से किया भाई। पहले तो 13:15 का मान दे रखा, इतने थे, इतने बराबर इतने किया, मैंने जोड़े ऐड करे, 28 बराबर 560 के, 1 यूनिट बराबर 20 के, सबका मान निकाल लिया 13 से 20 का, यानी कि 13 का 260 हुआ, 15 के 300 हो गए, इतने लड़के थे। बाद में 40 लड़के और एंट्री करा देता हूँ मैं, 300 यहाँ पे हो गया, 300 यहाँ पे हो गया। इनका नया रेशियो चाहिए था, मैं नया रेशियो का यहाँ पे 1 रेशियो बन के मैं आ चुका आपके सामने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसे देखिए, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, टी यू और वी का औसत वजन कितना है? 42। यानी कि तीनों का होगा टी यू वी, तीन का, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई का तो 42 × 3, 42 × 3 करता हूं तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। टी यू यानी कि टी एंड यू कितना है? 40 दूनी 80, 40 × 2 बराबर 80। देखो आगे क्या करता था, यू एंड बी कितना है? 36, 36 × 2 72। अब देखो भाई क्या समझ में आया। देखो मैंने यहाँ पर दो लड़के थे, मैंने दो से इनका योग निकाल लिया, 80 आया। इन दोनों का योग निकाला, 72 आया। इन तीनों का योग निकाला, 126 आया। टोटल तो 126 है। ये आपके 4 लोगों का यहाँ पर है, यानी कि डबल कौन आया? डबल आया आपका यू। यू का निकलवा रहा है से यू का ही पूछा, यू डबल आया, तो आप सीधा इनको जोड़ दो और इसमें मैनेज कर लेंगे, अंतर आ जाएगा। 2 8 और 7 15, 152। 152 में से अगर मैं 126 मैनेज कर देता हूँ, कितना आ जाएगा? 26। तो 26 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 26 किलोग्राम। ओके भाई मेरे, आया समझ में? आ जाओ तो आगे फिर। इसे देखो भाई, 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि P माइनस क्यू बराबर 9 तथा क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर बराबर 127 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए जिसे करते कैसे करते हैं। देखो आप यहाँ से देख सकते हो भाई, यहाँ से पढ़िए। देखो मैं पी स्क्वायर मैंने पी माइनस क्यू, अगर मैं इनका होल स्क्वायर निकाल दूं तो कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, ये होता है इस प्रकार से। पी माइनस क्यू का स्क्वायर करूंगा, 81 हो जाएगा, 9 रख दूंगा यहाँ पे, 9 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 127। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह मैं 27 रख देता हूँ यहाँ पर। 127 है कितना? हाँ 127 है भाई, 127 माइनस 2PQ, ये आपसे PQ का मान। 9 का वर्ग होता है 81, एक बराबर 127 बराबर, सॉरी माइनस का सिंबल है ना, बराबर 2PQ। अब देखिए यहाँ पे मैं इधर इधर लेके गया, 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा,
और 12 में 8 के 4 बचे बराबर। अगर मैं बराबर रखता हूँ तो ये दो पीते, ये माइनस में आ रहे थे, माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे इधर। ये मैंने उधर कर दिया, मैंने माइनस का सिंबल, वो चला जाएगा प्लस में। तो ये हो गया 2PQ। अब देखो P एंड Q का मान देखता हूं मैं, 2 का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो 23 आपके सामने आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। ओके डन। आगे आती है, इसे देखिए भाई क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13%, 13%, हाँ, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा जी बताइए क्या बात है इसमें भी। देखो आपके सामने ऐसा ही दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना, निकाल दोगे भाई। ऐसा ही बराबर PRT/100 से करके देखो ये लगाना आपके लिए फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर P/R/T/100। ये आपके सामने फॉर्मूला लगा देना, आपके सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं करते हैं भाई। ऐसा ही कितना दे रखा? 2275, 2275 बराबर पी का मान कितना दे रखा भाई? प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में निकाल देता हूँ भाई। रेट कितनी दे रखी है? 13% की दे रखी है भाई। टाइम कितना दे रखा? 5 वर्ष का दे रखा है, 5 वर्ष लिख दिया, अपॉन 100 कर दिया मैंने। ठीक है भाई मेरे, 13 से मैंने इसे कट किया तो कितने बार कटेगा? 13×1 = 13, बचे कितने देखो 7 और 2 9, तो 13×7 = 91 और 13×5 = 65। 5 से कट किया मैंने, कितनी बार हो जाएगा? 5×3 = 15, 5×5 = 25, 2 जीरो यहाँ बची तो 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा मैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई मेरे? 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आया भाई समझ में? ऐसा ही बराबर PRT/100। देख लो भाई, आप ही कर रही हो भाई। GD के क्वेश्चनों को जो 2024 का जो पैटर्न था वो आपके सामने, और आप आराम से उन्हें बना पा रहे होंगे। हो सकता है एग्जाम के टाइम में थोड़ा नहीं बन पाए होंगे, अब आपके सामने अच्छे से बन जाएंगे। तो भाई अब आराम से करना, और इसकी भाई PDF भी आपके लिए टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहां से PDF को सॉल्व कर लेना अगर यहाँ पे नहीं उतार पा रहे हो। क्योंकि भाई अब मेरी लैब तो चल रही नहीं है, लैब होती तो मैं आपके लिए थोड़ा टाइम भी देता। तो कोई नहीं भाई चलो, अब देखो ये आपके सामने आ चुका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, S1 अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, और जी S2 अकेला उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। एस थ्री की मदद से S1 और S2 और S3 तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो S3 अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई मेरे, S1, S2, S3 कितने कितने दिन दे रखा है? 16, 16 80 6, 16 80 6। अब इनका लेना आपके लिए एलसीएम। एलसीएम में देखता हूँ कितना आ जाएगा भाई? 240। एलसीएम आया 240। 16 से मैंने इसे डिवाइड किया, 16×1 = 16, 16×1 = 16, 4 उधर 4 इधर, 8 16×5 = 80। 15×16 करते तो आपके सामने 240, 8×3 = 24 यानी कि 3, 6×4 = 24 यानी 40। अब देखिए ये इसमें कौन है? सॉरी, यहाँ पे S1 + S2 + S3, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, S1 S2 S3 तीनों मिलके काम कर रही है। जल्दीबाजी में ये नहीं है कि तीनों की मदद से काम कर रहा है। कहाँ? यहाँ पे S3 अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, लेकिन S3 की मदद से भी उसी कार्य को 6 दिनों में। S1 S2 S3 की मदद से काम कर रहा है 6 दिन में, 40 दिनों में हो जाएगा। तो देखो इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है आपके सामने। ये होता आपका एफिशिएंसी, ये आपका होता टोटल वर्क। ये वाला जो नंबर दे रखा भाई मेरे, ये आपका टोटल वर्क होता है। ये आपको सामने डे दे दो या टाइम, डे हो या टाइम हो या मिनट हो या फिर घंटा हो, कुछ भी हो, ये होता है वो। ठीक है भाई, अब क्या करना भाई? देखो 15×3 = 18, S1 S2 कितना करते हैं काम? 15×3 = 18।
अगर मैं 40 में से 18 माइनस कर दूं तो S3 की वैल्यू निकल आएगी आपके सामने कितनी, 22। 22 निकल जाएगी। कितना काम कराना है, 240 काम कराना है। 240 काम करना है, किसको काम करना है, S3 की वैल्यू निकाल रही है हमने कितनी, 22। 2 से काटा मैंने 11 बार, 2 से काटा मैंने 120, 120 अपॉन 11। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो आया भाई समझ में, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा भाई। यदि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपये है और इनमें से 10 की हानि और 10 की हानि की वृद्धि, यानी कि 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की कमी की जाती है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा, वो आपके लिए फाइनल डिसीजन करके बताना है। तो देखिए, पहले तो 10% की वृद्धि की है, मैं 10 से कर देता हूँ इसे 11। ये आपका सीपी, ये आपका एसपी, यानी कि एमपी का क्या दे रखा है इसने, मूल्य एंड अंकित मूल्य। तुम सीधा इसे छोड़ो, अभी रुको। वृद्धि की 15% की क्या कर दी जाती है, कमी की जाती है। तो 15 के 5 से 20, 20 से कितनी करती है, 17 करती है। 20 धाम 200, 17 का 17, 17 का 17 और 1 18, 187। अब देखो, अंतिम मूल्य पूछ रहा है, यानी कि ये मूल्य पूछा आपसे, ये मूल्य दे रखा आपके हिसाब से 500 के हिसाब, ये 500 अपॉन 200 इंटू 187 का मान पूछा है आपसे। इतने रुपए की चीज को इतने रुपए अंकित कर देता है। देखो, 200 रुपए की चीज को इतने रुपए में बेच देता है। ठीक है भाई, तो अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी कि ये आपको सीपी रख लो, ये आपको एसपी रखना। ये अंतिम मूल्य ना कि अंकित मूल्य, ध्यान से देखना भाई। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये मान लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मैंने 10 से 11 में कर दिया, 20 से मैंने 17 में बेच दिया। ठीक, अब देखो ये दो जीरो से मेरी दो जीरो खत्म हो जाएंगी। 5 की मैं सीधी यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, 5 एकन 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। डिवाइड कैसे करना है, 2 से। कितना बार हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 467.5। देखो कौन सी में ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये बनना भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट। तो 467.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो ठीक है भाई, 500 की वस्तु को 467 रुपये में बेचा गया है। आप भी देख लो भाई, बेचारा लॉस में गया है। ठीक, आगे आते हैं। ये देखिए भाई क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन और बचा, इसके बाद 20 क्वेश्चन होते हैं भाई। 289 डिवाइड 68 डिवाइड 4 इंटू मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 गुणा 6 माइनस 9। अब देखो भाई ये क्या कर रहा है, इसमें लगता बोर्ड मास का नियम। क्या देखो, ये बोर्ड मास, देखो क्या होता है, पहले होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई मेरे, पहले करना ब्रैकेट को सॉल्व, जो भी इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर अंदर करना है पहले सॉल्व। ब्रैकेट में भी क्या करना, ऑफ हो तो ऑफ करो, डिवाइड हो तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करो, ऐड हो तो ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड और सब्ट्रैक्ट को आगे पीछे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, 6 दूनी 12, 12 में दिन हो गए 3 बचे, 3 14 3 17, 17 और ये हो गया आपके 68। अब मैं इसको डिवाइड में तो नीचे ले गया, इंटू 17। अब देखो 4 से काटा मैं 17 बार, 17 17 289, 289 में 1 का भाग दे दूंगा मैं, कितना हो जाएगा, सॉरी 289, 289 में 289 का इसका भाग दे दूंगा तो कितना बार चला जाएगा भाई, एक बार, एक बार हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। बोर्ड मास का नियम आपको अगर आता है तो आप एक बार में बना ले जाओ क्वेश्चन को। अगर भाई ये नहीं आता तो बोर्ड मास का, तो आप इसमें लंबा प्रोसेस भी कर सकते हो। और मैक्सिमम भाई ये ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होने के ज्यादा चांस रखते हैं। और आपने देखा भी होगा,
जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल ले लो या सीजीएल ले लो, कोई भी ले लो, सीपीयू ले लो। सीपीयू में तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसी में से, एक ही चैप्टर में से। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम, और वो भी आया आपका एवरेज का क्वेश्चन। तो एवरेज का देखते हैं हम, आइए। एक छात्र के 6 विषयों में औसत अंक 75 हैं। अगर औसत अंक 75 हैं तो टोटल अंक कितने होंगे? मैं योग कर लूंगा भाई, 6 की मल्टीप्लाई करके 75 में। ठीक है, 6 इंटू 75 कर लेता हूं तो मैं टोटल योग निकाल दूंगा। 6 पन्ना 30, 6 सत्ते 42, 42 से 3 45। ठीक है भाई मेरे, आप भी देख सकते हो। 15, 75, 75 तो 150 होते हैं, और 150 का ही आप डबल कर ले जाओगे, यानी 150 का ट्रिपल कर लो। 15 थी 45, सीधे भी आप देख सकते हो। अब एक विषय में उसके 80 अंक हैं, 6 में से एक विषय में 80 अंक हैं, परंतु शेष विषयों में कितने अंक बचे होंगे? भाई 6 में से एक विषय 80 निकाल दो, बचे हुए अंक रह जाएंगे, वो दूसरे रह जाएंगे। 0, 15 में 8 के 7, और ये 3, 370 अंक बचे शेष 5 विषयों में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा भाई मेरे। तो बताइए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे देखो। अब तो देखो ये खत्म हो चुकी है भाई। हाँ भाई, देखो भाई, ये हो चुकी है आपकी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 खत्म हो चुका आपके सामने। अब देखो अगला चैप्टर लेके आएंगे, अगला आपके सामने आ जाएगा कल, अगली क्लास में होगा। आपके लिए मैंने ये एक प्ले लिस्ट बनवा रखी है भाई, प्ले लिस्ट को आप वहां से जाके देख लेना। सभी सीक्वेंस में पड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आज ये 7वां स्टार्ट फिर से करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट, तो इन्हें कर लीजिए। अब कल से हमारे सारे प्रैक्टिस सेटों को सभी को करवा के चलेंगे। ठीक है भाइयों, मिलते फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर। और हाँ भाई, सभी को टाइम से 10 बजे आ जाना है, और शाम को 6 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, टेक केयर।